दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी देने जा रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं 50 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स है। देखते हैं इन 50 में से आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर एनटीपीसी रिवीजन। कमेंट में जरूर लिखना 50 में से आपके कितने सही हुए। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं। आप वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको कंप्लीट जीएस सीरीज मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। आंसर बताइए इसका क्या होगा? जोग फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, दूध सागर फॉल्स और शिव समुद्रम जल फॉल्स। बताइए आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, ये कुंचिकल जलप्रपात के संबंध में अगर देखें तो ये कहाँ पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात? तो यह है कर्नाटक में। फास्ट रिवीजन करिए दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? वह है कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ध्यान रखिएगा, इसका 455 मीटर है। वहीं जोग जलप्रपात यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। और इसके अलावा दूधसागर जलप्रपात देखें तो एमपी में किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। ध्यान रखिएगा। और जोग जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा, ये है आपको शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल, जो सबसे हाईएस्ट स्थान पर स्थित है। अगर पूछे कि सबसे ऊंचे से गिरने वाली जलप्रपात कौन सी है, तब हो जाएगा जोग जलप्रपात। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? वह है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? आंसर बताइए। NH44, NH27, NH48, NH19। बिल्कुल सही। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। ये NH44 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह जाती है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसकी कितनी है लंबाई? यह है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वह आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिए कौन सा है। कौन सी नदी बिहार का शुक कहलाती है? विच रिवर इज कॉल्ड द सौरव ऑफ बिहार? बताइए। देखते हैं कि आपका तैयारी कितना कंप्लीट हुआ है, आपकी तैयारी कितने स्ट्रांग है, यह हम देखना चाहते हैं। आप कमेंट में लिखिए इसके आंसर से पहले। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिल्कुल सही आंसर इसका होगा कोसी। कोसी जो है यह बिहार का शोक कहलाता है। क्यों कहलाता है बिहार का शोक? यह क्योंकि ये बिहार में बार बार बाढ़ लेकर के आता है, इसी कारण कोसी नदी को जो है वह शोक कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? यह नेपाल से निकलती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो कोसी है, गंडक, सोन और घाघरा, ये चारों जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। हम अगर देखें कोसी कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो कोसी जो है गंगा में कुर्सेला में मिलती है। कहाँ पर? कुर्सेला में। कुर्सेला कहाँ? तो वह है कौन से जिला में कुर्सेला पड़ता है? कटिहार जिला में। और कटिहार जिला किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। तो इस तरह से ये कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो वह नेपाल से निकलती है। इसके अलावा सोन नदी जो है ये गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी है। कौन सी? कहाँ से मिलने वाली? दक्षिण से। जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, लोकटक झील। आंसर बताइए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बिल्कुल सही, इसका आंसर है चिल्का झील। यह कहाँ पर स्थित है? यह है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ का? एशिया का, ध्यान रखिएगा, एशिया का यह जो है सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लैगून कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ब्रैकिश वाटर लैगून। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर लैगून, ब्रैकिश वाटर लैगून कहलाता है। एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लैगून कहलाता है चिल्का झील। अगर कहें कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है वुलर झील। हम अगर देखें सांभर झील, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और वुलर झील कहाँ है? तो JNK में।
और इसके अलावा लोकटक झील कहाँ पर है, यह मणिपुर में, कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न हम अगर देखें, ये तैरता हुआ इसी पर है, फुमुदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आंसर बताइए। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, मालवा पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार और छोटा नागपुर का पठार। आंसर बताइए इसका क्या होगा, कौन सा आंसर है बताइए आप इसके। बिल्कुल आप सही आंसर बता रहे हैं, लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख पठार है। यह जो है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत भी कहा जाता है इसे, ध्यान रखिएगा, विश्व की छत भी इन्हें कहते हैं। तो लद्दाख पठार यह कहाँ पर स्थित है, यह हिमालय में स्थित है। यहाँ पर मालवा पठार भी है, मालवा पठार कहाँ पर है, तो मालवा पठार है एमपी में। अगर हम देखें इसके अलावा छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, तो यह झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचाई वाला जो पर्वत है, शिखर है, वो कौन सा है, पारसनाथ है ना, पारसनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वेयर डज इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, आंसर बताइए। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बिल्कुल सही, मौसिनराम में होता है। कहाँ होता है, मौसिनराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा यह कहाँ पर स्थित है, ये खासी पहाड़ पर स्थित है। खासी पहाड़ कहाँ है, वह है मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में खासी पहाड़ है। तो यह मौसिनराम कहाँ पर स्थित है, खासी में स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें चेरापूंजी, यह भी खासी पहाड़ में ही स्थित है। चेरापूंजी भी कहाँ स्थित है, खासी पहाड़ में, लेकिन ये दूसरे नंबर का है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। शिलोंग भी किस पहाड़ पर है, खासी पहाड़ पर। गारो, खासी और जैंतिया, ध्यान रखिए, गारो, खासी और जैंतिया, ये पश्चिम से पूर्व का पहाड़ का क्रम है, ये पश्चिम से पूर्व पहाड़ का क्रम है। और ये जो है दक्कन भारत का यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीप का यह हिस्सा है, दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार का यह क्या है, एक भाग है, गारो, खासी और जैंतिया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आंसर बताइए। भारत का मैग्ना, विच इज द कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, क्वीन विक्टोरिया घोषणा 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बताइए आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी नंबर, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा 1858। जो इसी में क्या हुआ था कि इसी में ब्रिटिश संसद 1858 में ब्रिटिश संसद ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश क्राउन को यह शासन सौंप दी जाएगी। इसमें भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता, सरकारी नौकरियों में समान अवसर इत्यादि देने की घोषणा की गई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा जो 1858 में की गई थी। इसका आंसर है सी नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये भारत का प्रथम बनाया हुआ कानून था, भारत में ब्रिटिश के द्वारा जो प्रथम बनाया हुआ कानून है वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो नेक्स्ट प्रश्न, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर अगर आप करते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही सही है। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह नारा किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। देखिए बाल गंगाधर तिलक, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से भी। दूसरा, इन्होंने 2 किताबें लिखा था, एक केसरी और दूसरा मराठा, केसरी और मराठा। मराठा जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा गया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रश्न। और केसरी किस भाषा में लिखा गया था, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था, केसरी किस भाषा में लिखा गया, मराठी भाषा में। इसके अलावा इन्होंने 2 उत्सव भी शुरू किया था, शिवाजी और गणेश उत्सव, शिवाजी और गणेश उत्सव। कमेंट में लिखिए कब इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको राजनीतिक गुरु कहते हैं, किनका, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें अगर हमारा, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर, ये प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ध्यान देखिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है,
तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगर इन्हें देखें, ये कब थे बदरुद्दीन तैयब जी? मद्रास अधिवेशन में बने थे। कब अधिवेशन बने थे? मद्रास अधिवेशन में। कब बने थे ये? 1887 ईस्वी में ये बने थे। ये भारत के तीसरे कांग्रेस अध्यक्ष थे। कितने नंबर के कांग्रेस अध्यक्ष थे? तीसरे नंबर के। पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ पे बने थे WC बनर्जी? वो बम्बई में बने थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। बम्बई में। कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना हुई थी। होना था इसका पुणे में सम्मेलन, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया, इस वजह से इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? बम्बई में। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार जनगणना हो रहा है तो प्रश्न आपको पूछेगा इसका। 1872। बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर ए नंबर, 1872। देखिए, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली जनगणना अगर पूछे तो 1872 में हुई थी। उस समय में भारत का वायसराय जो है वह कौन था? वह था भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिएगा। भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था। इन्होंने पहली अगर पूछा जाए, पहली संपूर्ण, ध्यान रखिएगा, पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना। पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना, इसका मतलब होता है कि हर एक 10 वर्ष के बाद जो है वह जनगणना की गई। तो पहली जो हर एक 10 वर्ष बाद शुरू की गई, वो कब शुरू की गई? अगर पूछता तब 1881 होता, लेकिन यहाँ पूछा गया भारत की पहली जनगणना, तो वह 1872। ये ध्यान रखिएगा। लास्ट जनगणना कब हुआ है? लास्ट जनगणना अभी जो हुई है, अंतिम जनगणना बताइए कब हुई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अंतिम जनगणना कब हुई है। देखिए, हर एक साल जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतिम जनगणना 1921 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। अब नया जनगणना शुरू होने वाला है 1926 में, लेकिन अंतिम जनगणना कब हुई है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बताइए आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, बी नंबर, कुंवर सिंह। क्या होगा? कुंवर सिंह। ये जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे बक्सर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? ये बक्सर के रहने वाले थे। तो कुंवर सिंह। अब देखिए, इनका जो तात्या टोपे है, ये कहाँ पर किए थे? ये कानपुर में किए थे। ये कहाँ पर विद्रोह किया था? कानपुर में। कुंवर सिंह के बारे में देखें तो ये 80 वर्ष की उम्र में लड़ने वाले, सबसे उम्र दराज व्यक्ति 1857 की क्रांति में लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। तात्या टोपे कानपुर से लड़े थे। नाना साहब भी कानपुर में नेतृत्व किया था। और मंगल पांडे जो थे बैरकपुर, जो कलकत्ता में है, छावनी, बैरकपुर के छावनी में पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था कि ये इन्होंने इनफील्ड राइफल, जो जिसे माना जाता था गाय और सुअर की चर्बी का बना है, उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था और वहाँ के अधिकारियों की हत्या किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछ सकता है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन था? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वह कौन थे वायसराय? वह थे लॉर्ड लिलिथवो। कौन थे? लॉर्ड लिलिथवो। उस इन्हीं के समय में 1939 में, ध्यान रखिएगा, कब? 1939 में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। भारत को कौन से द्वितीय विश्व युद्ध में कम शामिल किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें 1939 में इन्हें भारत को शामिल किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिलिथवो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही एक नारा गूंजा था, उस नारा का नाम क्या है? वह है करो या मरो। किनके द्वारा दिया गया था? वह था कौन? हमारे महात्मा गांधी के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर बताइए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? आंसर बताइए। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। इसका गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? वह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो वह है यूएसए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यूएसए। तो इसके प्रमुख जो नेता थे वो लाला हरदयाल थे। इनके प्रमुख नेता कौन थे? सोहन सिंह भाखना,
लाला हरदयाल, ध्यान रखिएगा। इनका जो स्थापना किया था सोहन सिंह भाखना ने किया था, सोहन सिंह भाखना ने, है ना। और स्थापना के व्यक्ति कौन कौन थे, तो उसमें एक व्यक्ति लाला हरदयाल साहब भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? विच गवर्नर जनरल एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती? बताइए आंसर। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। इनसे एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब देखिए ये कब हुआ था, सती प्रथा 1829 में समाप्त हुआ था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कौन सा समाज का? ब्रह्म समाज का, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो इसके अलावा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने जो उस समय में वायसराय थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का अधिक उपयोग होता है? आंसर बताइए। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का अधिक उपयोग होता है? विच इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सीपीआई, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी नंबर सीपीआई। सीपीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भारत में रिटेल इन्फ्लेशन को करता है। किसको? रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल, जो खुदरा मुद्रास्फीति होती है उसी के बारे में ये सूचित करता है। इसी का सूचकांक का ये अधिक उपयोग करता है, जो खुदरा हम लोग खरीदते हैं सामान उसको। सीपीआई को कौन जारी करता है? तो सीपीआई जो है इसको जारी करने वाले हैं वह नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन इसको जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में नोट जारी करने का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। देखिए भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? बार बार ये क्वेश्चन पूछता, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना क्या किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जारी की गई थी। रुपया एक का सिक्का कौन जारी करता है? तो भारत सरकार। रुपया एक का सिक्का कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसके अलावा एक रुपये के सिक्के के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है ना। सभी नोट और जो जारी करता है वो कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? आंसर बताइए। बिल्कुल इसका सही आंसर है 1951। आंसर कौन सा है? 1951। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। अगर हम इनमें देखिए तो ये मुख्यतः किस पर आधारित था? तो यह कृषि विकास पर आधारित था। किस पर आधारित था? यह कृषि विकास पर आधारित था। इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? हैरोड, ध्यान रखिएगा, हैरोड डोमर मॉडल, हैरोड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है इस पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, अगर भारत में हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित? द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? आंसर बताइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, वह किससे संबंधित है? यह है कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। इसमें अनाज उत्पादन को बढ़ाने की बातें की गई थी। किसकी बातें की गई थी? अनाज उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके जनक कौन है? जनक बताइए कौन है इसके? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आंसर बताइए। हु कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की गणना कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ और वित्त आयोग। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सी नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये ऑफिस किस विभाग मंत्रालय के अंतर्गत है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
मंत्रालय के तहत ये ऑफिस काम करता है। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये कौन सा क्या जारी करता है, या जो है बताइए रिटेल इन्फ्लेशन जारी करता है। कौन सा इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन का यही सूचकांक देता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो वह है मानव शरीर की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा जाता है कितनी बार। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, यह है लीवर, यकृत है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या आंतरिक अंग है। इससे लीवर से ही बाइल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो निकलता है जिसे हिंदी में पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस। यह खाना को पचने में मदद करता है। तो यह स्थित है कहाँ पर? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर बताइए। मनुष्य के शरीर में विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है। मानव के शरीर में यह हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है कान के मध्य भाग में। हमारे कान का जो बीच वाला भाग है वहीं पर यह हड्डी पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3 mm। ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई 3 mm है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ये सबसे बड़ी हड्डी है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी जो है वह कौन सी है? फीमर है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जांघ में पाया जाता है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? हु फर्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट? आंसर बताइए। किसने सबसे पहले मापा था? बिल्कुल, इसका आंसर बताइए। ये जो प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहली ध्यान रखिएगा, या इन्हें कहा सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चलती है। इसका नापा था किसने? सबसे पहले मापा था कौन? ओली रोमर ने। किन्होंने मापा था? ओली रोमर ने। इन्होंने 1676 ईस्वी में मापा था। 1676 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह बोलते हैं हिंदी में, जुपिटर, यह बृहस्पति के उपग्रह का अध्ययन करके प्रकाश की गति का अनुमान लगाया था प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर बताइए। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? आप आंसर बताइए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आपको पूरी जीएस सीरीज मिले, आपको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन यहाँ मिलेगी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर बताइए इसका। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मैंने पीछे बता दिया है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स? बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मानव शरीर में सब पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? बिल्कुल सही, पत्ती में होता है। कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पत्ती के किस भाग में? क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें जो होता है क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। ये प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसके माध्यम से यह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिनरल्स होते हैं उनके माध्यम से खाना बनाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ये ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए शुक्र जो है शुक्र को भारत का जुड़वां ग्रह बोलते हैं। शुक्र को भारत का कौन सा ग्रह बोलते हैं? जुड़वां ग्रह या सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये आकार में भारत कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं और आकार में ये पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुड़वां ग्रह कहते हैं। मार्स जो है मंगल ग्रह, अगर हम देखें तो मंगल ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहता है? वह मंगल ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू विच सब्सटेंस? बताइए इसका आंसर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर बताइए।
बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी नंबर किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये शरीर में क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है शरीर में, है ना, परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए कौन सा? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी? कितना होता है? आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर 7.4। ये क्षारीय होता है। कैसा होता है यह? 7.4। इसका मतलब ये क्षारीय हो गया। और इसका अगर पीएच बदल जाए तो मनुष्य तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आप फास्ट कीजिए, देखते हैं कितने फास्ट कर पाते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी सीरीज लाने वाले हैं जिससे आपका बेहतर हो, इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? इन विच यूनिट इज साउंड इंटेंसिटी मेजर? आंसर बताइए। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। अगर हम देखें ध्वनि की तीव्रता के संदर्भ में तो जो 60 से 70 डेसिबल होता है ये हमारे कानों के लिए सही होता है, 60 से 70 डेसिबल। लेकिन 120 डेसिबल से ज़्यादा जो होता है हमारे कानों को नुकसान पहुँचाता है। हम जैसे गाना वगैरह ईयरफोन लगा करके सुनते हैं तो हमें बार बार देता है क्या 120, ज़्यादा इससे जैसे ही जाने लगता है वॉल्यूम तो हमें एक तरह से बताता है कि क्या इससे ज़्यादा करना है, ये आपके लिए क्षति है। तो मानव शरीर ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो याद रखिएगा डेसिबल में। और हमारे सुनने के लिए सबसे योग्य जो है डेसिबल वह क्या है? वह है 60 से 70 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने आपके लिए वीडियो बनाया। आप वहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चंस बनाया, आप उस वीडियो को भी देखिए, उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। मैं लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप आरआरबी पास कर जाए, एनटीपीसी के एग्जाम आप पास कर जाए। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस संस्था ने लॉन्च? भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 वह किस संस्था ने लॉन्च किया? बताइए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बी नंबर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही है इंडियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार लोग प्रश्न मिस करता है। और यह इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा में। प्रक्षेपण केंद्र इसका कहाँ है पूछे तो श्रीहरिकोटा, और मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है? वह है बेंगलोर में। एक और बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट, ये श्रीहरिकोटा किस लेक के बगल में है? पुलिकट झील के बगल में। कौन से झील के बगल में? पुलिकट झील के बगल में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वर द एशियन गेम्स 2023 हेल्ड? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, सी नंबर हांगझोऊ है। इस खेल में, ये एशियाई खेल में भारत 100 से अधिक पदक जीता था, है ना, हांगझोऊ में। तो एशियाई खेल 2023 आयोजित हुआ था हांगझोऊ में। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आने वाला है आपके स्क्रीन पर, ये पूछा गया है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ? वेन वाज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? आंसर बताइए, कब हुआ? इसका बिल्कुल यह 2023 में हुआ था। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनका उद्घाटन पीएम साहब ने किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में और ये लगातार पूछा जाता रहा है, यह इस एग्जाम में भी आने की संभावना। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की? विच कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून? बताइए किस देश ने किया था? यह किया था किसने? इंडिया ने। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा किया था? वो यान का नाम था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ध्यान रखिए, किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बहुत बार पूछा जा रहा है अभी क्वेश्चन, अभी काफ़ी ये ट्रेंड में है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट? आंसर बताइए इसका। अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत, मोहना सिंह, उपरोक्त सभी? आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। तीनों जो है आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर रही थी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO? बताइए कहाँ है ये? जिनेवा में। कहाँ पर है यह? जिनेवा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, जिनेवा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट एकदम फास्ट करिए क्वेश्चन को। G20 में समूह में कितने देश शामिल है? हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20? देखिए इसका आंसर होगा ए नंबर 19। अगर देश पूछा था तो 19 देश है और प्लस एक यूरोपीय संघ है। प्लस कितने संघ कौन है? यूरोपीय संघ, इसलिए इसका नाम G20 पड़ा है। यहाँ पर पूछा है कितने देश, तो 19 देश। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये आपको कंफ्यूजिंग करने वाला प्रश्न रहता है, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा आराम से। 19 देश शामिल है और यूरोपीय संघ देश नहीं है, यह एक देशों का समूह है। तो देश जब पूछा गया है तो वह है 19 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस देश से लिया गया है? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, यह जो लिया गया है वह किस देश से लिया गया? वह लिया गया है जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। और आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352, 356, 360 और 365। और कौन सा? 365। ये चारों से ली गई है। और यह जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है। यह कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 जो है यह राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है वह है कौन सा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा अगर हम देखें वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और 365 जो है यह भी राष्ट्रपति शासन है। ध्यान रखिएगा, यह भी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है वह कितनी बार लगा है? तो वह अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो वह है 3 बार। कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। तो ध्यान रखिए, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? आंसर बताइए। देखिए जो 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही एक संशोधन किया गया था जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी मतलब छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें काफ़ी सारा सुधार किया गया था। तो इसी के तहत इसको जो है ये कौन सा होगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। किस अमेंडमेंट के तहत वह जोड़ा गया था? इसके 42वां संविधान संशोधन के तहत। यह संशोधन इसके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, है ना। देखिए भारत के संविधान का संरक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर बताइए। बिल्कुल, इसकी ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक। ये न्यायिक समीक्षा का इन्हें अधिकार प्राप्त है, और न्यायिक समीक्षा के जरिए ही ये क्या करता है? भारतीय संविधान का रक्षा करता है। जब इसकी स्थापना कब हुई थी? वह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वलिटी? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वह समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। विधि के समक्ष समता की बात किस में की गई है? वह अनुच्छेद 14 में की गई है। और अगर हम देखें अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद का निषेध, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कही गई है कि जो लोक नियोजन है, यानी कि जो भी सरकारी नियोजन है, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निषेध। और 18 में पदवी, किसी प्रकार का पदवी देने की बातें नहीं की गई, उपाधि देने की बातें नहीं की गई। और अनुच्छेद 19 जो है वह है स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपको वो भी बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमारे विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन का आपको यह भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंड में क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।